ऐसे में जब वक्फ को लेकर चर्चाएं चल रही थी जेपीसी में, उस दौरान एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की तरफ से भी कुछ सुझाव जो हैं वो दिए गए थे, लेकिन उनकी कुछ आपत्तियां हैं केंद्र सरकार के इस नए बिल को। वो क्या हैं, हम उन्हीं से समझते हैं। विष्णु जी, आप चूंकि इन सभी मामलों में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, वक्फ एक ऐसा कानून है जो सिर्फ मुसलमानों से ज्यादा बाकी धर्मों के जमीन और संपत्तियों के लिए भी एक कहीं ना कहीं खतरा बनता रहा है। आपकी क्या आपत्तियां हैं जो सरकार ने कानून पास करने जा रही है, जो बिल पास करने जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात है, जब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आया तो मुझे ऐसा लगा कि एक पहल है जहां पे ये जो ड्रैकोनियन कानून है उसमें एक काफी आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा और काफी ड्रैकोनियन प्रोविजंस हटाए जाएंगे। पर जब हम जेपीसी में गए और जेपीसी में हमने जो सुझाव दिए, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सारे सुझाव नजरअंदाज कर दिए गए हैं। और वो सुझाव क्या आते हैं, सबसे बेसिक बात आपको बता रहा हूं, सेक्शन 6 का जो सर्वे होता है उसमें जो पर्सन एग्रीव्ड है उसको नहीं चेंज किया गया। उसका एक बहुत बड़ा महत्व है, वो मैंने जेपीसी के सामने रखा था कि पर्सन एग्रीव्ड की परिभाषा में समग्र समाज आता है, जो नॉन मुस्लिम है वो भी उस परिभाषा में आता है, उसको आपने चेंज नहीं किया। आपने ये बात नहीं लिखी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो बाकी संपत्तियों पे, नॉन मुस्लिम्स की संपत्ति पे, एएसआई की संपत्ति पे, ट्रस्ट की संपत्ति पे, सोसाइटी की संपत्ति पे लागू नहीं होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेक्शन 28, जो ये कहता है कि वक्फ कोई कानून है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा कि उनको क्या काम करना है। ये एकदम घोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सेक्शन 28, उसको आपने चेंज नहीं किया। सेक्शन 36, सेक्शन 41, इन सबको चेंज नहीं किया गया। सेक्शन 54 जिसमें वक्फ को अधिकार है इंक्रोचमेंट हटाने का, उसको चेंज नहीं किया गया। जो पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया उसको चेंज नहीं किया गया। जो टैक्स पेयर के मनी से सर्वे होना है इसको चेंज नहीं किया गया। वक्फ ट्राइब्यूनल को खत्म नहीं किया गया। और इन सारी बातों में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आज तक वक्फ के अंदर गलत तरह से प्रॉपर्टी चली गई है, गलत घोषित हो गई और जहां पे वक्फ ने गलत कब्जा कर लिया है, उसको वापस लेने का कोई मैकेनिज्म, कोई फुल प्रूफ प्लान इस अमेंडमेंट बिल में नहीं है। और उसका हमने फुल प्रूफ प्लान पूरा एक लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करके, लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज करके जेपीसी के सामने रखा था, पर उसको भी टोटली नजरअंदाज कर दिया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये सिर्फ 20%, 30% प्रॉब्लम ही सॉल्व करेगा, पर 70% प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। ये बताइए कि बहुत सारे हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स हैं, मठ हैं जो कि चले आ रहे हैं, और वहां पर भी हम देखते हैं कि कई बार मंदिरों का मामला आया कि जिसको वक्फ ने कहा ये तो हमारी प्रॉपर्टी, जबकि 1000 साल पुराना मंदिर है। इस तरह के मामलों का कोई समाधान निकल रहा है इस कानून से कि नहीं? मैंने यही बताया आपको कि हमने सुझाव दिया था कि हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट पे जो सोसाइटी के रूप में दर्ज है या ट्रस्ट के रूप में दर्ज है या किसी भी नॉन मुस्लिम की संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित ना करे, ऐसा कोई फुल प्रूफ इसमें प्रावधान नहीं है। उसके अलावा जो पावर्स दी गई है कलेक्टर को, वो सब मुझे लगता है कि वो कभी भी सही काम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि वक्फ के तहत जो संपत्ति है क्या वेस्ट बंगाल में वापस आ पाएगी, क्या तमिलनाडु में वापस आ पाएगी? तो इसके लिए हमने नेशनल लेवल पे वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन का गठन किया था, जिसको 5 जोन में डिवाइड किया था और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से उसको हेड करने की बात कही थी। और ये कहा था कि फुल प्रूफ मैनर में 5 साल के अंदर जितनी संपत्ति गलत घोषित हुई है वो वापस आए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज इस देश में एक माहौल है पॉल्यूशन के खिलाफ, और एनजीटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, और एनजीटी के गठन के बाद जहां जहां पॉल्यूशन की एक्टिविटीज मिल रही है, जहां जहां एनवायरमेंट के साथ आपको विरोध मिल रहा है, उसका बहुत त्वरित माध्यम से एनजीटी में वहां पे न्याय किया जा रहा है और न्याय प्रणाली पूरी बनी हुई है। पर ऐसा कोई मैकेनिज्म, हम सब लोग जानते हैं कि वक्फ में गलत ढंग से 8 लाख एकड़, कोई कहता है 12 लाख एकड़ संपत्ति चली गई है। जो संपत्ति चली गई है जिसमें वक्फ ने गलत रूप से कब्जा कर लिया है, गलत रूप से घोषित करके, वो संपत्ति वापस कैसे आएगी, इसका कोई प्लान, कोई मैकेनिज्म इस अमेंडमेंट बिल में नहीं है। सिर्फ इस अमेंडमेंट बिल में कुछ ड्रैकोनियन प्रोविजंस को खत्म किया है, बात मैं मानता हूं, पर बहुत सारे ड्रैकोनियन प्रोविजंस अभी भी स्टैट्यूट बुक्स में रह जाएंगे और ये पूरी जो एक्सरसाइज है ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज बन के रह जाएगी। हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम संभल का उदाहरण लें, कुछ झगड़े इस तरह से आते हैं जहां पर मुस्लिम ये कहता है कि संपत्ति हमारी है, और दरअसल चूंकि उसके पुराने स्ट्रक्चर की वजह से वो एसआई का मॉन्यूमेंट भी होता है। संरक्षित स्मारकों को लेकर भी कई जगहों पर झगड़ा नजर आता है और वहां पर विवाद है, जबकि संरक्षित स्मारक राष्ट्र की संपत्ति और वहां पर सभी के लिए एंट्री होनी चाहिए। इस तरह के विवाद भी देखने आते हैं, क्या उसको लेकर भी कोई टैकल किया गया? क्योंकि एक बड़े लंबे समय बाद एक कानून आ रहा है, तो जाहिर तौर पर उन पुरानी समस्याओं को क्या वो खत्म कर रहा है? देखिए, हमने यही कहा कि उन समस्याओं को भी ये खत्म नहीं कर रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस हो, वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। संभल की जो तथाकथित मस्जिद एलएच मॉस्क है, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, वो भी एक तथाकथित
जो मॉन्यूमेंट है वो वक्फ संपत्ति कह रहे हैं, पर वो एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ऐसे कुतुब मीनार का जो पूरा परिसर है वो एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो एएसआई के अधीन आते हैं, उसको वक्फ ने भी अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। ताजमहल को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर रखा है। तो सवाल ये है, ये जो उनको घोषणा की पावर दी गई है और ये जो सर्वे की पावर दी गई है सेक्शन 4, 5 और 6 में, उसमें हमने आमूल चूल परिवर्तन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के माध्यम से जेपीसी के समक्ष रखे थे और हमने ये कहा था कि अगर सर्वे के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि वहीं पे अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि आप ये सर्वे नहीं कर सकते हैं इस संपत्ति का, क्योंकि नॉन मुस्लिम की संपत्ति है या एएसआई की संपत्ति है या ट्रस्ट की या सोसाइटी की संपत्ति है, तो वो मामला सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। पर इन सारे सजेशंस को भी जेपीसी ने पूरा नजरअंदाज कर दिया है, टोटल इग्नोर कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है और जो की इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा है। आखिरी में एक सवाल जो सबसे ज्यादा जिसको लेकर लोगों की चिंता होती थी कि एक शब्द आता था वक्फ बाय यूजर, कह दिया गया कि वक्फ बाय यूजर हो गया, दिया था किसी ने, वक्फ ने मान लिया, क्या वो समस्या हल हो रही है? वक्फ बाय यूजर को तो खत्म किया गया है, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ वक्फ बाय यूजर को खत्म किया गया है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो वक्फ बाय यूजर आज तक घोषित हुआ और जिसमें कब्जा कर लिया वक्फ बाय यूजर बोल के, वो वापस कैसे आएगी? आप सही कह रहे हैं, मैं भी ये बात मानता हूं कि वक्फ बाय यूजर को इस अमेंडमेंट बिल ने खत्म किया है, पर जो वक्फ बाय यूजर के तहत गलत संपत्ति अर्जित कर ली, जिसमें कब्जा कर लिया, वो वापस कैसे आएगी ओरिजिनल ओनर के पास? चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो। तो उसके लिए कोई प्लान नहीं है। कितने सिविल सूट फाइल किए जाएंगे, कितने दिन तक लड़ाई लड़ी जाएगी, 20 साल 30 साल। तो इसके लिए हमें जरूरत है एक मैकेनिज्म बनाने की, एक ट्राइब्यूनल बनाने की, कमीशन बनाने की, जो त्वरित माध्यम से 5 साल के एक डेडलाइन के अंदर उन सारी संपत्ति को हियरिंग देके, मैं ये नहीं कह रहा हूं सुनवाई ना करे, दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसकी हियरिंग करके उसमें अपना ऑर्डर पास करें और फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट लाई करे। ये सारे हमने पूरा एक मैकेनिज्म बना के 48 पेज की पीपीटी और 1 पेज की सप्लीमेंट्री एफिडेविट जेपीसी के सामने दिया था, पर इन सबको टोटल इग्नोर कर दिया गया है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लंबी बहस हुई, वहां पर जो दलील दी जाती है कि एक वर्ग ये चाहता है हिंदू की हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को दूर करने की बातें ना कही जाएं, जो इतिहास में वो हो गया। अब दरअसल ये है कि वक्फ का झगड़ा शुरू होता है कि हम कहते हैं कि भाई मुगल आए, राज किए, हमारी संपत्तियां चली आ रही हैं। जब ये टाइमलाइन नहीं तय हो पाता तो जमीनों का विवाद भी और स्वामित्व भी नहीं दूर हो पाता। संवैधानिक देश में कब से ये चीजें मानी जाए कि जमीन का मालिकाना हक क्या माना जाए, क्या मुगलों के दौर से माना जाए, कब से माना जाए, ये कैसे हल होगा? कि ये नहीं हल होगा तो कैसे वक्फ की समस्याएं दूर होंगी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ये समझना है कि इस देश में सबसे पहला जो वक्फ कानून आया वो 1913 में आया और उसके बाद आया वक्फ एक्ट 1923। वक्फ एक्ट 1923 को अगर आप उठा के देख लें तो ब्रिटिश सरकार उसको लाई थी, उस कानून को, और उस कानून को लाने का मंशा और प्रावधान इतना ही था कि जो भी वक्फ के रूप में संपत्ति दर्ज हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने दर्ज की जाए, इतना ही प्रोविजन था। पर कालांतर में अलग अलग सरकारों ने अलग अलग कालखंड में उस कानून को अलग अलग पावर्स देते चले गए, ड्रैकोनियन पावर देते चले गए, और आज जब हम 2025 में खड़े हुए हैं तो जो वक्फ एक्ट 1995 जिसमें 2013 में अमेंडमेंट किया गया, उसको बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई। अब जो आपका सवाल है उस पर मैं आ जाता हूं। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना और कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आप हिंदू समाज के लोगों को कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई मंदिर जो पूर्व में थी जिसको आज मस्जिद में तब्दील किया जा चुका है, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में लिटिगेशन भी नहीं लड़ सकते, और वहां पे टोटल एम्बार्गो, टोटल बार कर दिया गया है। और उसी समय 4 साल के अंतराल में एक सरकार एक दूसरा कानून लाती, वक्फ एक्ट 1995, जिसमें वक्फ बोर्ड को पावर दी गई संपत्ति घोषित करने की, वक्फ बोर्ड को पावर दी गई संपत्ति पे इंक्रोचमेंट हटाने की, और अगर उसके खिलाफ कोई एग्रीव्ड है तो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। तो एक तरफ आपने एक समाज का पूरा दरवाजा बंद कर दिया कोर्ट में जाने का, न्यायालय में जाने का, और दूसरी तरफ दूसरे समाज को पावर दे दी घोषित भी करे और उसके बाद कोर्ट्स भी जाए। तो ये जो एक लेजिस्लेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो कानून में ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन है, इसको अभी भी खत्म नहीं किया गया है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 1991 को आपने बिल्कुल सही कहा, वक्फ एक्ट 1995 के दृष्टिकोण पे भी देखना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपने सवाल पूछा कि संपत्ति कहां से देखी जाएगी, तो सनातन शास्त्रिक नियम है कि अगर एक बार किसी जगह मंदिर की संरचना हो जाती है, स्थापना हो जाती है, तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। पर वक्फ के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपने कब उसको अपने जीवन काल में अर्जित की और कब आपने उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट किया। ये बात मैं मानता हूं कि इस्लामिक लॉ है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, पर आपको यह बताना पड़ेगा कि वो वक्फ वैलिड हुई कि नहीं हुई। इसकी स्क्रूटनी अभी तक नहीं हो पा रही है।
और जो गलत घोषित हो गई है इतने सालों में उसकी कभी कोई कैसे वो प्रॉपर्टी वापस आएगी इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये काफी की पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है इस पे काफी विस्तृत रूप से देश में चर्चा होनी चाहिए। आखिरी में बस एक सवाल छोटे में, बतौर सुप्रीम कोर्ट के वकील, कानून के जानकार, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, इस नए वक्फ संशोधन कानून को 10 में से कितने नंबर देते हैं? कहां तक ये सफल रहा है अपने उद्देश्यों की पूर्ति में? मेरे हिसाब से 10 में मैं इसको 2 नंबर देता हूं। और अभी काफी काम ऐसा है जो मैंने आपके सामने गिनाया जो अभी बाकी रह जाता है, जो समस्याओं को एड्रेस नहीं कर रहा है, और उस पर एड्रेस करना जरूरी। देखिए, जब ये जेपीसी की पूरी एक्सरसाइज शुरू हुई थी तब मैंने भी ये ट्वीट किया था और मैंने भी ये माना था कि हाँ, ये एक्सरसाइज एक पॉजिटिव दिशा में है और जब ये अमेंडमेंट की एक्सरसाइज की जाएगी तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। पर जब हम जेपीसी में गए, प्रेजेंटेशन दी, और आज जब हम देख रहे हैं जेपीसी की जो पूरी रिपोर्ट है, तो काफी चीजों को, काफी क्या मतलब 80% चीजों को इग्नोर किया जा चुका है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये हमारा जो पूरा उद्देश्य है कानून लाने का वो 2 है। आप देखेंगे इस देश में डिबेट हो रही है, एक वर्ग ये कह रहा है कि वक्फ एक्ट 1995 को पूर्णतः रिपील कर दिया जाए, दूसरा वर्ग है जो कह रहा है कि थोड़े इसमें अमेंडमेंट किए जाए। हमारा, आप चाहे दोनों को कैसे भी, किसी भी दृष्टिकोण से देख लें, अगर आप वक्फ एक्ट 1995 को पूर्णतः रिपील भी करते हैं तब भी आपको एक कानून लाना पड़ेगा जिससे आप वक्फ जो दर्ज हो रही है उस पर सरकार का चेक रहे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक क्या कहते हैं, जो उनका एक विजन था वक्फ एक्ट 1923 के माध्यम से, क्योंकि वक्फ को आप एकदम अनचेक नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो कानून आना ही आना पड़ेगा। दूसरी बात, जो वक्फ में संपत्ति चली गई है वो वापस कैसे आएगी इसके लिए भी कानून आना पड़ेगा। तो चाहे कान को ऐसे पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, हमने ये कहा कि जब ये लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग हो रही है और ये पूरी जेपीसी की एक्सरसाइज हो रही है, तो जितने ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे उसको हमने रिप ऑफ कर दिया, उसको हमने रिपील कर दिया अपने सजेशंस में, और साथ ही साथ वक्फ एक्ट 1923 जो ओरिजिनल प्रोविजन था उसको वापस दृष्टिकोण देने की हमने पूरी कोशिश की, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी चली गई उसको वापस लाने की हमने बात कही। तो मुझे लगा ये एक ज्यादा सुपीरियर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है रादर देन टोटल रिपील। पर दोनों चीजें, दोनों ये काम दोनों माध्यम से हो सकता है। देश में जो एक डिमांड चल रही है कि वक्फ एक्ट को टोटल रिपील किया जाए, वो डिमांड भी सही है, पर साथ ही साथ रिपील करने के बाद आपको वक्फ को क्या दर्जा देना पड़ेगा, वो कैसे दर्ज होगा, उसके लिए आपको प्रावधान बनाना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी चली गई है वो कैसे वापस आएगी उसके लिए आपको प्रावधान बनाना ही पड़ेगा।